तो टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं। ओके, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, मॉक नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। विथ रेफरेंस टू करेंसी प्रैक्टिस मॉनिटरिंग लिस्ट विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, तो करंट अफेयर से क्वेश्चन है। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो अपने को बात करनी है करेंसी प्रैक्टिस मॉनिटरिंग लिस्ट की। तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ पब्लिश्ड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, बिल्कुल सही है। देखो, सेकेंड, इंडिया हैज़ नेवर बीन प्लेस्ड इन दिस मॉनिटरिंग लिस्ट, एब्सोल्यूट वर्ड है, एक्सट्रीम वर्ड है नेवर। थर्ड, इंक्लूजन इन द लिस्ट विल इमीडिएटली, एक्सट्रीम वर्ड, इंक्लूजन इन द लिस्ट विल इमीडिएटली अट्रैक्ट पेनल्टीज एंड सैंक्शन। देखो भाई, दोनों एक्सट्रीम वर्ड्स हैं। नेवर मतलब कभी पार्ट नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आपको नहीं पता, आप तुक्का भी लगाओ तो इससे तो तुक्का लगाना। नेवर एंड एक्सट्रीम वर्ड, ऐसा कभी हो सकता है कि कभी इस लिस्ट में पार्ट ना हो, तो एक्सट्रीम वर्ड गलत हो सकते हैं। इमीडिएटली, तुरंत, ये भी एक्सट्रीम वर्ड है, गलत हो सकता है, तो गलत ही है। इनकट हमसे पूछा है, 2 स्टेटमेंट यहाँ पे इनकट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2 स्टेटमेंट्स। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इलेक्शन इन इंडिया। इलेक्शन की बात करनी है अपने को। फर्स्ट स्टेटमेंट, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कंप्लीटली एलिमिनेट्स द पॉसिबिलिटी, याद हो यहाँ पे कंप्लीटली, ये भी एक्सट्रीम वर्ड, कंप्लीटली एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ कास्टिंग इनवैलिड वोट्स, गलत। ड्यूरिंग इलेक्शन नो मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इज allowed टू कंबाइन देयर ऑफिशियल विजिट विथ इलेक्शनरिंग वर्क अंडर द प्रोविजन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये भी एक्सट्रीम है, बट यहाँ पे आपको समझना चाहिए एक्सेप्शन है, बिकॉज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लग जाता है तो प्राइम मिनिस्टर अपना इस्तेमाल नहीं कर सकता, ऑफिशियल इलेक्शनरी ऑफिशियल जो ऑफिशियल्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता इलेक्शन के प्रचार के लिए। थर्ड, द फर्स्ट टू जनरल इलेक्शन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वर हेल्ड साइमल्टेनियसली अलॉन्ग विथ ऑल द स्टेट असेंबलीज। देखो, ऑल है ना, ऐसा हो सकता है कि यार सब में एक साथ हो जाए, नहीं हो सकता यार, मुश्किल है, अभी तो हम आज़ाद हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। फोर्थ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 गिव पावर टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू डी रजिस्टर्ड अ पॉलिटिकल पार्टी फॉर इलेक्टोरल ऑफेंस डिफाइंड इन द एक्ट, बिल्कुल सही है। हमसे करेक्ट पूछा है, यहाँ पे भी 2 स्टेटमेंट का नया ट्रेंड है, न्यू ट्रेंड ऑफ यूपीएससी इज लाइक दिस। यहाँ पे एलिमिनेशन थोड़े से कम पॉसिबल होते हैं, यहाँ पे आपको हर स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो आप ये सही कर पाओगे। सो न्यू ट्रेंड को हिसाब से क्वेश्चन बनाए हुए हैं यहाँ पे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग। आधार ई सिग्नेचर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस डिजी लॉकर, हाउ मेनी ऑफ द अबव एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस आर इंक्लूडेड इन द इंडियन स्टैक। इंडिया स्टैक के अंदर कौन कौन से यहाँ पे इंक्लूडेड हैं एपीआईज पूछा गया है, दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो यहाँ पे चारों, आधार भी है इंक्लूडेड, ई सिग्नेचर भी है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसको हम यूपीआई कहते हैं वो भी इंक्लूडेड है, और डिजी लॉकर जहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है इन दी एपीआई, दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो द आंसर इज डी, ऑल 4 एपीआईज आर इंक्लूडेड इन इंडिया स्टैक। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कंसिडर दी फॉलोइंग, रशिया, अर्मेनिया, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, कजाकिस्तान, विच ऑफ द कंट्रीज गिवन अबव आर मेंबर ऑफ बोथ कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज CSTO एंड सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। इसका कौन कौन सा पार्ट है? तो देखते हैं जो CSTO क्या है। जो CSTO है वो पहले जो सोवियत यूनियन के जो पार्ट्स हैं उनका एक ग्रुपिंग है, मिलिट्री ग्रुपिंग, ठीक है। इसमें 6 कंट्रीज आते हैं, और अपने पास जो सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अपने पास 8 कंट्रीज आते हैं, जो कि साउथ ईस्ट एशियन में जो मेंबर्स हैं मेनली उनका बात की जाती है। तो हम लोग बात करते हैं CSTO में कौन कौन है। CSTO में 6 मेंबर है, जिसमें से पहला मेंबर है अर्मेनिया, ओके, अर्मेनिया, बेलारूस, मैं इसको अल्फाबेटिकल वर्ड लिख रहा हूँ, बेलारूस याद रखने में आसानी होती है, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड 6th इज तजाकिस्तान। तो ये 6 कंट्रीज जो किसका पार्ट है? CSTO का पार्ट है, दैट इज कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का ये पार्ट है। उसके बाद 8 कंट्रीज आते हैं SCO के अंदर, दैट इज सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। इसका एक ट्रिक है जो कि आप अपने हिसाब से बना सकते हो, बट यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा क्या, अल्फाबेटिकल वर्ड, तो उसमें ज़्यादा जल्दी से याद होता है। ओके, तो चाइना, कजाकिस्तान,
किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, सातवां और आठवां है इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये 8 मेंबर कंट्रीज हैं जो कि किसके अंदर हैं, एससीओ के अंदर। तो हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा दोनों का पार्ट है, दोनों का, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का भी और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, ठीक है, रशिया तो दोनों का पार्ट है। रशिया किसका पार्ट है, दोनों का पार्ट है, एससीओ का भी पार्ट है और रशिया जो है वो सीएसटीओ का भी पार्ट है। कजाकिस्तान भी क्या है, एससीओ का भी पार्ट है और सीएसटीओ का भी पार्ट है। कजाकिस्तान जो है एससीओ का भी पार्ट है और सीएसटीओ का भी पार्ट है। बाकी इसमें से जो ऐसा कोई कंपनी, जो उज़्बेकिस्तान की बात करें तो उज़्बेकिस्तान जो है वो एससीओ का पार्ट तो है बट इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सीएसटीओ, ठीक है। सो द आंसर इज व्हाट, आंसर इज 1 and 5 आर कॉमन टू देम। तो द आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी में क्या है अपने पास, बी हो जाएगा, जिसमें रशिया और कजाकिस्तान दे आर कॉमन मेंबर इन बोथ सीएसटीओ एंड एससीओ। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, विथ रेफरेंस टू ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत इनटू पर्शियन, ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड संस्कृत इनटू पर्शियन अंडर मुगल एम्परर अकबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आ गया, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आ गया, इसको आर्ट एंड कल्चर से बोलना, आप इसको आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन बोलना, इसको आप मेडिवल से मत बोलना दोस्त, मेडिवल से क्वेश्चन मत मानना इसको, है ना, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन की यहाँ पे संस्कृत वर्क की बात की, आप इससे दोनों को भी ले सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा ये आर्ट एंड कल्चर से भी, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है। ओके, so first statement is this first Sanskrit book to be translated from Sanskrit to Persian under Akbar was Sukta Spiti। ओके, सुका सप्ताती, ये क्या बोल रहा है, पहला बुक जो कि ट्रांसलेट किया गया था संस्कृत से पर्शियन वो सुका सप्ताती था। ये बिल्कुल सही है कि ये फर्स्ट बुक दैट इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन इज सुका सप्ताती, बट इट इज नॉट ट्रांसलेटेड अंडर द रीजन ऑफ अकबर। ये अकबर, ये 14th सेंचुरी में इसको ट्रांसलेट किया गया था, वे बिफोर द रीजन ऑफ अकबर। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है। सेकेंड, रामायण वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन एज रज़्मनामा, रज़्मनामा अंडर द रीजन ऑफ अकबर बाई बदाऊनी। ये गलत है, बिकॉज रज़्मनामा जो है एक महाभारत का ट्रांसलेशन है, ये महाभारत का ट्रांसलेशन है इनटू पर्शियन। ओके, सो सेकेंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो हमसे करेक्ट पूछा है, नाइदर 1 नॉट 2 इज करेक्ट हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विथ रेफरेंस टू रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट और जेंडर रिपोर्ट 2022 विच इंक्लूड द जेंडर गैप इंडेक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट, एज पर द रिपोर्ट द टाइम रिक्वायर्ड बाय द वर्ल्ड टू अचीव जेंडर पैरिटी वॉज कंसिस्टेंटली रिड्यूस्ड ओवर द लास्ट डिकेड। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, कंसिस्टेंटली रिड्यूस। ऐसा होता है क्या, कंसिस्टेंटली रिड्यूस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ओके, एज पर द रिपोर्ट द टाइम रिक्वायर्ड बाय द वर्ल्ड टू अचीव जेंडर पैरिटी वाज कंसिस्टेंटली रिड्यूस ओवर द लास्ट डिकेड, कंसिस्टेंटली रिड्यूस नहीं हुआ है। ओके, दिस इज इनकरेक्ट, इसने नहीं लिखा है ऐसे, कंसिस्टेंटली रिड्यूस नहीं हुआ है, इसने बोला गैप रिप्रेजेंट, आपको पढ़ना पड़ेगा इसको गैप को। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट बी क्या बोलता है, द रैंकिंग ऑफ इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड एज कंपेयर टू द प्रीवियस एडिशन ऑफ द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। बिल्कुल सही है, 2021 में जो ये इंडेक्स आया था इसमें इंडिया की रैंक थी 140। ओके, अब उसके बाद 2022 में जो रिपोर्ट आया इसमें इंडिया की रैंक है 135। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल इंप्रूव हुआ। सो सेकेंड इज करेक्ट। थर्ड, इंडिया हैज़ परफॉर्म बेटर देन ऑल इट्स नेबर्स इन द प्रेजेंट गैप इंडेक्स। बिल्कुल गलत है यार, जैसे कि अपने पास बात है बांग्लादेश, बांग्लादेश की रैंक कितनी है 71, नेपाल 96, श्रीलंका 110, मालदीव 117, भूटान 126। तो हमसे ये आगे हैं। ओके, सो थर्ड सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। डी, एज पर द इंडेक्स इंडिया इज अमॉन्ग द बॉटम 10 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। नहीं, ये टॉप बड़े तो ऐसे बोल सकते हैं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में इंडिया जो है वो टॉप 10 में नहीं है, बॉटम 10 में नहीं है, टॉप 50 में है। ओके, ये इंडेक्स ने बोला है साफ साफ कि इंडिया जो है ना वो कितना है, टॉप 50 में है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ठीक है, अपने पास ये टोटल जो है वहाँ पे 146 मेंबर्स होते हैं इस रिपोर्ट में, जिसमें से इंडिया 135 पे था 2022 के रिपोर्ट में। सो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू हरिकेन। तो हरिकेन क्या होता है? दे आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और अटलांटिक ओशन में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं उनको यूएसए वाले रीजन में, मैक्सिको वाले रीजन में, कैरिबियन रीजन में क्या कहते हैं? हरिकेन्स के नाम से जाते हैं। और किसी न किसी ने तो कभी ना कभी हरिकेन कैटरीना के नाम सुना ही होगा, जिसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाया था फ्लोरिडा वाले रीजन में, खास करके तो मियामी को तो पूरा शहर को उखाड़ के रख दिया था। Okay, now first statement is hurricane are formed along a front over warm ocean water in the mid latitudes, not in the mid latitudes। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं in the tropical latitudes and not in the mid latitudes। सेकेंड, अ प्री एग्जिस्टिंग हाई लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन। हाई लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन का मतलब होता है हाई प्रेशर। क्या हाई प्रेशर चाहिए साइक्लोन बनने के लिए? गलत है भाई। वी नीड अ लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन, दैट इज लो प्रेशर। सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड, हरिकेन डिसिपेट्स ऑन रीचिंग द लैंड ड्यू टू मॉइस्चर सप्लाई कट ऑफ। बिल्कुल सही है। ये सपोज तट है, यहाँ से हरिकेन आता है, घूमते 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 जैसे ही जमीन के ऊपर आता है यहाँ पे मॉइस्चर सप्लाई कट हो जाती है, बिकॉज व्हेन इट इज अबव द ओशन, इसके पास लगातार मॉइस्चर की सप्लाई होती है, तो इसीलिए क्या करता है? बढ़ता जाता है। बट जब जमीन में आता है तो पानी की कमी हो जाती है, इसकी वजह से डिसिपेट करना चालू हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर पता नहीं क्या होगा, लेकिन आंसर में स्टेटमेंट नंबर 3 करेक्ट है। हमसे करेक्ट पूछा, फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट, थर्ड इज करेक्ट। सो द आंसर इज C3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि फॉलोइंग आर द पॉसिबल इम्पैक्ट्स ऑफ राइजिंग बॉन्ड यील्ड। ठीक है, बॉन्ड का मतलब क्या होता है? पहले समझते हैं बॉन्ड। बॉन्ड मतलब कोई इन्वेस्टर है, सपोज कोई इन्वेस्टर है, उसने गवर्नमेंट को अपना पैसा दिया, तो गवर्नमेंट बोलेगी भाई मैं तेरे को पैसा वापस करूंगा, तो गवर्नमेंट से बोलेगा इन्वेस्टर क्या सबूत है? तो गवर्नमेंट बोलेगा ले मेरे से बॉन्ड ले ले, तो ये बॉन्ड दे देगा गवर्नमेंट किसको? इन्वेस्टर को। तो इट इज़ अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ। ओके, सो उसका कोई जरूरी नहीं कि इन्वेस्टर सिर्फ गवर्नमेंट को दिए, प्राइवेट एंटिटीज़ को भी दे सकता है। तो प्राइवेट एंटिटीज़ को भी दिया तो प्राइवेट भी क्या देगी? इसको बॉन्ड देगी। तो अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, बॉन्ड यील्ड का मतलब जो बॉन्ड है उस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ रहा है, मतलब 10 लाख रुपए अगर सपोज इन्वेस्टर ने गवर्नमेंट को दिए, तो जो इससे इंटरेस्ट रेट है 10 लाख पे जो इंटरेस्ट था, वो ब्याज का जो दर था वो बढ़ गया। बॉन्ड यील्ड राइज का मतलब यही है कि इंटरेस्ट रेट ऑन द बॉन्ड हैज इंक्रीज्ड। उसके बाद क्या क्या उसके इंपैक्ट्स आएंगे, ये हमसे पूछा गया है। रीपेमेंट ऑफ द पब्लिक डेट विल बिकम कॉस्टलियर। बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ने क्या लिया? पब्लिक डेट का मतलब सरकार ने क्या लिया है? जनता से कर्ज लिया है, तो उसका जो प्रीपेमेंट जब सरकार करेगी, क्या ये महंगा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड, कैपिटल फ्लो इनटू द इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट का मतलब है शेयर मार्केट, जिसको हम बोलते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट जो बोलते हैं उसको हम बोलते हैं इक्विटी मार्केट। तो शेयर या फिर स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो जाएगा? जो पैसा का सप्लाई वो कम हो जाएगा, बिकॉज अगर कोई सरकार, आपको सिंपली बात है कि लोग जो इन्वेस्टर होता है वो प्रीफर करता है सेफ इंस्ट्रूमेंट्स, एंड बॉन्ड आर रिलेटिवली सेफ एज कंपेयर टू शेयर। शेयर या फिर स्टॉक में पैसा निवेश करने से बेहतर ये इन्वेस्टर चाहता है गवर्नमेंट को दे पैसा, क्योंकि वो उसके पास बॉन्ड देता है, और बॉन्ड जो होता है वो थोड़ा सिक्योर होता है। और जब बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग जो होंगे वो बॉन्ड पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे। तो जो कैपिटल फ्लो होगा इनटू द इक्विटी मार्केट और द शेयर मार्केट और द स्टॉक मार्केट कम होगा कि बढ़ेगा? कम हो जाएगा। सो सेकंड स्टेटमेंट बोलता है बढ़ जाना चाहिए, गलत बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड, इट्स सो एन इन्फ्लेशनरी ट्रेंड इन द मार्केट। बिल्कुल सही है भाई, जब इन्वेस्टर के पास ज़्यादा पैसा आएगा, क्योंकि उसको गवर्नमेंट से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, जब इन्वेस्टर के पास ज़्यादा पैसा आएगा क्योंकि उसने गवर्नमेंट ने उसको इंटरेस्ट दिया, तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होने से क्या होता है? ज़्यादा चीज़ें खरीदती हैं। वो 10 रुपये का प्याज को भी 100 रुपये में खरीदना चालू हो जाएगा। मैं तो बोलेगा मैं 100 रुपये बोलेगा तो 100 रुपये में भी खरीदेगा। सो उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन टेंडेंसी देखने को मिलेगी। ओके, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है तो क्या करना चाहिए? सरकार को ऐसा पॉलिसी अपनाना चाहिए जिसके पास लोगों का पैसा खींच लिया जाए, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। बट सिंपल सी बात है, व्हेन सबके पास ज़्यादा पैसा होता है तो क्या कहते हैं? ज़्यादा खर्च करते हैं, इसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये स्टेटमेंट थर्ड वाला सही है। द नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द कंपनीज में रिड्यूस। बिल्कुल सही है। जो प्राइवेट कंपनीज है, सपोज ये प्राइवेट कंपनीज जो है या फिर गवर्नमेंट कंपनीज है, वो भाई इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो उसको प्रॉफिट से तो इंटरेस्ट देगा, उसके प्रॉफिट से तो इंटरेस्ट देगा। जब प्रॉफिट से इंटरेस्ट ज़्यादा देगा तो उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। हमसे करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से ये पूछा है? तो हमारे पास 3 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर वीओसी के कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट, बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाई क्लोरिनेशन इन वाटर ट्रीटमेंट। सेकेंड, अ कंपाउंड ऑफ कार्बन सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। थर्ड, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट सच एज ट्राइक्लोरोइथाइलिन। फोर्थ, बेंजीन। फिफ्थ, टॉल्यूइन। हमसे करेक्ट पूछा है भाई। तो देखो, हमको डेफिनेशन क्या होता है? ऑल द कंपाउंड्स अदर देन, ओके, ऑल द कंपाउंड्स अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ओके, मेटल कार्बाइड्स, कार्बोनेट, एमोनियम कार्बोनेट्स, ETC।
इसमें लिख देता हूँ, सारा लिख देता हूँ, ठीक है। सारा में हमारे पास मेटल कार्बाइड्स आ जाएगा, मेटल कार्बाइड्स, कार्बोनेट्स, ओके, अमोनियम कार्बोनेट्स। तो ये सब जो कंपाउंड्स है, इनके अलावा जो भी कोई कंपाउंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो पहला क्या बोल रहा है, बाय प्रोड्यूस बाय क्लोरिनेशन इन वाटर ट्रीटमेंट, बिल्कुल सही है। यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की बात ही नहीं हुई है। सेकंड, अ कंपाउंड ऑफ कार्बन सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, बिल्कुल गलत। पर हमने तो पता है कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है, वो अलग कंपाउंड है। किसके अलग, CO2 के अलग, कार्बन मोनोऑक्साइड के अलग, कार्बोनिक एसिड के अलग, मेटल कार्बाइड के अलग, कार्बोनेट के अलग, अमोनियम कार्बोनेट के अलग। उसके बाद थर्ड क्या है, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स ट्राइक्लोरोइथाइलिन, बिल्कुल सही है, तो इससे अलग है। ये तो नहीं होंगे, जहां पे ये आ गए तो ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होंगे। ओके, बेंजीन भी इनके अलग है, बिल्कुल सही। टॉल्यूइन इनके अलग है, बिल्कुल सही। तो ये सारे जो आएंगे क्या हो जाएंगे, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो द आंसर इज 1 3 4 5, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म नॉर्ड स्ट्रीम रिसेंटली सीन इन न्यूज। A, it is a coalition of Scandinavian countries for defending against possible Russian aggression. B, it is a natural pipeline connecting Russia to Germany. C, it is an underground canal system developed by Nordic countries to avoid frozen winters. D, it is a free trade agreement pact between Nordic nation. बिल्कुल गलत है ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि जो नॉर्ड स्ट्रीम है इट इज अ नेचुरल गैस पाइपलाइन, किसके किसके बीच में, रशिया और जर्मनी के बीच में, जो कि रिसेंटली कट कर दिया था, ठीक है। सो इसके लिए ये न्यूज़ में था, यहाँ पे इसकी वजह से हम पास ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 11 इज, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया द टर्म्स मुनियान्स रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ऑफिसर ऑफ कंट्रोल मार्केट, ऑफिसर टू कंट्रोल मार्केट, देखो ये हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी के समय जो लोग थे उनके हिसाब से हमारे पास उस समय जो उन्होंने जो बोले तो रिवेन्यू रिफॉर्म्स लाए थे, उसके लिए कुछ कुछ इन्होंने ऑफिसर्स बनाए थे, उसके हिसाब से यहाँ पे अपने पास क्या गया है, नाम दिए गए हैं। तो ऑफिस टू कंट्रोल मार्केट, इनको क्या कहते थे, इनको मुनियान्स कहते थे क्या, नहीं, इनको बोलते थे सहाना ई मंदी, क्या बोलते थे, सहाना ई मंदी। बी, क्लॉथ मार्केट, क्लॉथ मार्केट क्या बोलते थे, सरायदी। सीक्रेट स्पाइस, यस, मुनियान्स आर व्हाट, मुनियान्स आर सीक्रेट स्पाइस, ठीक है। तो देखो जो अलाउद्दीन खिलजी ने रिफॉर्म लिए थे वो प्राइस को कंट्रोल करते थे। अब प्राइस को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे भाई, जब वो आदमी ही नहीं चाहा, दुकानदार तो अगर ठीक से नहीं किया काम तो कैसे करेंगे, तो फिर एक स्पाइस रखे थे, है ना। इंटेलिजेंस ऑफिसर होते थे कुछ, जिसको बरीद बोलते थे, वो बरीद क्या करते थे, जाके अलाउद्दीन को बोलते थे कि सर यहाँ पे इतना अपने पास क्या है, इतना वहाँ पे इतना बेच रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है जो बेचने वाले हैं वो क्या करें, ब्राइब कर दें किसको, बरीद को। तो उसके लिए उसको चेक करने के लिए अलाउद्दीन ने क्या किया था, स्पाइस रखे थे कि जो बरीद जो हमको बता रहे हैं क्या वो सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। ओके, सो ये सीक्रेट स्पाइस थे मुनियान्स। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ वॉर, मिनिस्टर ऑफ वॉर क्या बोलते थे, मिनिस्टर ऑफ वॉर को बोलते थे अरीज ई मुमलिक। अरीज ई मुमलिक, तो आंसर हो जाएगा सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू श्रेष्ठा स्कीम विच वॉज सीन इन न्यूज। It provides scholarship for higher education for students who belong to scheduled caste and scheduled tribe category. Second, the beneficiaries of the scheme will be selected through an entrance test conducted by National Testing Agency. There is no income criteria for the scheme. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रहा है, प्रोवाइड स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, ये गलत है। Indeed it is a scholarship scheme but it does not provide scholarship for higher education। ये जो 9 से 12 तक के जो स्टूडेंट्स होते हैं उसको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। हायर एजुकेशन मतलब कॉलेज लेवल की बात होती है यहाँ पे। बट ये जो श्रेष्ठा स्कीम है प्रोवाइड एजुकेशन स्कॉलरशिप फॉर दी 9 to 12, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, सो सेकंड स्टेटमेंट है द बेनिफिशियरीज ऑफ द स्कीम विल बी सिलेक्टेड थ्रू एन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एंट्री कंडक्ट करती है क्या, बिल्कुल सही है। थर्ड, देयर इज नो इनकम क्राइटेरिया, नो, यहाँ पे एक इनकम क्राइटेरिया है कि जो भी जो भी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं वो उनकी जो पेरेंटल एनुअल इनकम होनी चाहिए, है ना, वो कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, 2.5 लाख पर एनम। सो देयर इज एन इनकम क्राइटेरिया। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट, तो हमसे करेक्ट पूछा है, कर जाएगा सी, दैट इज 2 ओनली। Now question number 13 है, with reference to immersive technologies consider the following statement, in augmented reality virtual information and object are overlaid on the real world। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यार,
ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है, वर्चुअल इन्फॉर्मेशन एंड ऑब्जेक्ट आर ओवरलेड ऑन दी रियल वर्ल्ड। मतलब हम पोकेमॉन को देखा होगा, हम कैमरा खोलते हैं, कैमरा के अंदर हमको रियल वर्ल्ड दिखता है, उसके अंदर हमको क्या दिखता है, जैसे अपने पास पोकेमॉन होते हैं ना, वो मिलते हैं। सो जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो क्या होते हैं, रियल वर्ल्ड में होते हैं। तो ऑगमेंटेड रियलिटी इज करेक्ट। Now, virtual reality involves the user being fully immersed in a stipulated digital environment। बिल्कुल सही, हम VR बॉक्स पहनते हैं तो क्या लगता है अपने को, हम पूरा उस जगह में पहुंच गए हैं। सो फुल्ली इमर्स मतलब उस जगह में पहुंच गए हैं, गेम खेल रहे तो उस जगह में जाके गेम खेल रहे हैं, ऐसा लगता है। सो सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, मेटावर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स रियलिटी। बिल्कुल सही है, मेटावर्स में क्या होता है, इसको दोनों को मिला दिया है ना, इट इज़ अ मिक्स रियलिटी, है ना। लोग जो होंगे वहाँ पे जाके वहाँ से आ पाएंगे। ओके, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखने में, इसको बोलने थोड़ा अजीब लगता है, बट इट इज़ अ मिक्स रियलिटी। मतलब आप हो भी और नहीं भी, आप अपने घर में बैठे रहोगे, आपको इस तरह से आपके पास मशीन्स होंगे कि आपको जैसे दुकान जाना है, शॉप पे कहना है, दुकान जाके आप शॉप पे कह सकते हो, वो आपको दे देगा बैठे बैठे। सो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएंगे, ऑल दी थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Now question number 14, which of the following is are correct with reference to conviction of a legislator by the court। ठीक है, conviction of the legislator by the court, इनमें से कौन सा क्या है अपने पास, करेक्ट पूछा है ना, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट हमसे पूछा गया है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ सिटिंग लेजिस्लेटर कन्विक्टेड इन अ क्रिमिनल केस इज सब्जेक्ट टू स्पीकर एंड चेयरमैन्स डिस्क्रिशन। ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक जो ये है ना, ऑटोमेटिक इट इज़ अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज हमारे पास जो ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन होता है सिटिंग लेजिस्लेटर का, है ना, इट इज़ नॉट एनी डिस्क्रिशन, है ना। स्पीकर एंड चेयरमैन डू नॉट हैव एनी डिस्क्रिशन रिगार्डिंग ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब समझ रहे हो, ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन है तो इसमें ये नहीं है कि चेयरमैन बोलेगा तभी वो डिस्क्वालीफाई हो गया। अगर कोई भी लेजिस्लेटर है, अगर वो कोई भी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट होता है जिसमें 2 साल से कम की सज़ा, 2 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं होती है, मतलब 2 साल से कम की सज़ा नहीं होती है, उसके लिए वहाँ पे वो ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाएगा जिस दिन से डेट ऑफ सच कन्विक्शन। ओके, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ओके, ये सब्जेक्ट टू स्पीकर चेयरमैन डिस्क्रिप्शन नहीं है भाई, अपने आप हो गया वो, उसको उनकी मर्जी जरूरत नहीं है। सेकेंड, The Election Commission of India under the Representation of People's Act of 1951 has the authority to reduce the period of disqualification of a person convicted in a case for contesting election। बिल्कुल सही है ना। जो अपने पास जो चेयर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनके पास ये ताकत है। सो इट इज़ करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सिर्फ करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 2 ओनली। ओके, तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के पास वो पावर है। Question number 15, which one of the following statement is correct with reference to Shunya campaign that was recently news? It is a zero pollution e-mobility campaign launched with a joint collaboration between India and the World Health Organization. B, the campaign aimed to accelerate the adoption of electronic vehicle in rural delivery segment. C, it intend to reduce air pollution by promoting the use of electric vehicle for ride hailing and deliveries. D, its objective is to create consumer awareness about the benefits of clean cooking solution। तो शून्य कैंपेन किस लिए लॉन्च किया गया था, इट इज इंटेंड टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन बाय प्रमोटिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर राइड हेलिंग एंड डिलीवरीज। से तो शून्य बोला है भाई, शून्य इसलिए बोला है कि यहाँ पे शून्य करना है, क्या को शून्य करना है, पॉल्यूशन को। किस पॉल्यूशन को, एयर पॉल्यूशन को। कैसे करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल से करना है। क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, महाराष्ट्र हैज मोर कोल रिजर्व्स देन मध्य प्रदेश। दूसरा, लिग्नाइट इज मीडियम ग्रेड ऑफ कोल हैविंग हाईएस्ट हीटिंग कैपेसिटी। तीसरा, बिटुमिनस कोल इज फाउंड इन झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। तो करेक्ट हमसे पूछा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है या फिर सही है। तो महाराष्ट्र हैज मोर कोल रिजर्व देन मध्य प्रदेश बोला है, तो इस देश में सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व किस स्टेट के पास है, मध्य प्रदेश के पास। ठीक है ना, मध्य प्रदेश हैज़ मोर कोल रिजर्व एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र। ठीक है ना, मतलब सबसे ज़्यादा किसके पास है, सबसे ज़्यादा झारखंड के पास है, उसके बाद उड़ीसा के पास है और उसके बाद छत्तीसगढ़ के पास है ना, और मध्य प्रदेश के पास ज़्यादा है महाराष्ट्र से, तो पहले तो गलत हो जाएगा। MP हैज़ मोर देन MH।
सेकेंड, लिग्नाइट इज द मीडियम ग्रेड ऑफ कोल हैविंग द हाईएस्ट हीटिंग कैपेसिटी। ये क्वेश्चन हमसे क्यों पूछा गया, क्योंकि वहाँ पे कोल क्राइसिस के चक्कर में कोल न्यूज़ में था और उसके से हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। लिग्नाइट इज द मीडियम ग्रेड ऑफ कोल हैविंग हाईएस्ट हीटिंग कैपेसिटी। तो क्या लिग्नाइट जो है ना, इट इज़ अ लो ग्रेड कोल, ठीक है ना, इट इज़ नॉट अ हाई ग्रेड कोल, मीडियम ग्रेड कोल, इट इज़ अ लो ग्रेड कोल, इट इज़ अ लो ग्रेड कोल, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। बिटुमिनस कोल इज फाउंड इन झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही है। जो हम आज के ज़माने में सबसे इस्तेमाल जो करते हैं वो बिटुमिनस कोल का इस्तेमाल करते हैं, जो इस स्टेट्स में पाया था, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश के अंदर। तो हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 ओनली, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। Now question number 17 है, with reference to proposal of क्रिप्स मिशन consider the following statement। क्रिप्स मिशन के बारे में वो बताना है क्या सही है क्या गलत है। तो पहला देखते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में। The Indian Union would be free to decide its relation with Commonwealth and other international। हमको क्या बताना है इसमें बताना है कि इनकरेक्ट क्या है, इनकरेक्ट क्या है, ये हमसे पूछा गया है। पहला क्या है स्टेटमेंट, द इंडियन यूनियन वुड बी फ्री टू डिसाइड इट्स रिलेशन विद कॉमनवेल्थ एंड अदर इंटरनेशनल बॉडीज। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, क्रिप्स प्रपोजल में ये मेंशन था। सेकंड, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वुड बी पार्टली इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन एंड पार्टली नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल। क्या ये सही है? ये गलत है, बिकॉज जो मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे वुड बी पार्टली इलेक्टेड by the provincial assembly through proportional representation and partly nominated by the princes. Okay, so it is partly elected by whom? By the provincial assembly. Okay, partly elected by the provincial assembly and partly nominated by the princes, है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि गवर्नर जनरल नॉमिनेट कर रहा है, it is not nominated by the governor general, by the princes. Okay. Third, Muslim League did not criticize the idea of a single Indian Union but had objections ऑन द क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है ना, तो जो मुस्लिम लीग था इसने क्रिटिसाइज नहीं किया बोल रहा है, बिल्कुल गलत है यार, इसने क्रिटिसाइज किया था, सो इट इज़ इनकरेक्ट। फोर्थ, द डिसीजन ऑन सिसेशन वॉज टू बी टेकन बाय अ रेजोल्यूशन इन द लेजिस्लेचर बाय 50% मेजोरिटी। क्या ये गलत है या फिर सही है? ये गलत है, बिकॉज जो सेसेशन का जो अपने पास रेजोल्यूशन लेना था वो इट इज़ नॉट बाय 50% मेजोरिटी बट एक्चुअली इट इज़ बाय 60% मेजोरिटी। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, ये फोर्थ वाला, ये सेकंड वाला, थर्ड वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा? हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट हमसे पूछा गया है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आर 3, दैट इज आंसर क्या हो जाएगा? सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स के बारे में हमको बताना है, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है यहाँ पे भी हमसे इनकरेक्ट पूछा, यहाँ पे हमसे क्या क्या पूछा? इनकरेक्ट पूछा। तो नया ट्रेंड, जो न्यू ट्रेंड है यूपीएससी का, उसी से यहाँ पे उसी को फॉलो किया गया है, ठीक है। एलिमिनेशन जहाँ पे काम नहीं आता है, ये एलिमिनेशन भी वहाँ पे फेल हो जाता है। फर्स्ट क्या है? अ सिचुएशन, क्योंकि इसमें आपको सारे स्टेटमेंट्स के बारे में पता होना ही चाहिए, तभी सॉल्व कर पाओगे। अ सिचुएशन ऑफ नेगेटिव बॉन्ड यील्ड इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द रिसेशनरी फेज ऑफ इकोनॉमिक साइकिल। ठीक है, तो क्या हमको नेगेटिव बॉन्ड यील्ड रिसेशनरी फेज में देखने को मिलता है इकोनॉमिक साइकिल के? बिल्कुल सही है भाई। हमने बोला था बॉन्ड क्या होता है, कोई इन्वेस्टर है, ठीक है, या फिर वो गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करेगा या फिर प्राइवेट में इन्वेस्ट करेगा, तो जो गवर्नमेंट उसको एक सिक्योरिटी देती है, एक तरह से बताती है कि हाँ भाई मैं तो जो पैसा तूने मेरे को दिया वापस करूँगा, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। उसी प्रकार प्राइवेट सेक्टर भी देता है इन्वेस्टर को। तो अगर रिसेशनरी फेस है, मतलब ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो बॉन्ड यील्ड नेगेटिव होगा। गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है तो क्या होगा? यहाँ पे इंटरेस्ट देने के बजाय इंटरेस्ट क्या, उसको जो पैसा है जो इन्वेस्ट करने के जरिए से जो दिया था वो भी नहीं दे पाएगा। सो यहाँ पे क्या होता है? नेगेटिव बॉन्ड यील्ड होता है, किसमें? एक रिसेशनरी फेज में। तो पहला क्या है? सही है। दूसरा, एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड, AT1 बॉन्ड आर मोस्ट सिक्योर टाइप ऑफ बॉन्ड्स। क्या ये मोस्ट सिक्योर टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं? गलत। दिस आर नॉट मोस्ट सिक्योर टाइप्स ऑफ बॉन्ड। यहाँ पे जो मोस्ट सिक्योर टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं वो कुछ और बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। बट एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स को आपको ये पता होना चाहिए कि दे आर मोस्ट सिक्योर। बोला नो, दे आर टाइप ऑफ अनसिक्योर एंड परपेचुअल बॉन्ड इशूड बाय द बैंक्स। सो दे आर अनसिक्योर्ड। जो एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स होते हैं दे आर अनसिक्योर्ड। सो ये बोल रहा है सिक्योर होते हैं, बट सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। थर्ड, सोवरेन ब्लू बॉन्ड इज इशूड टू सपोर्ट इन्वेस्टमेंट्स इन हेल्दी ओशन एंड ब्लू इकोनॉमी। बिल्कुल सही है, हेल्दी ओशन और ब्लू इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट किए गए हैं उनको सपोर्ट करने के लिए सोवरेन ब्लू बॉन्ड इशू किए जाते हैं। तो हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 2। तो आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट गलत है।
क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। कुछ पेयर्स दिए हैं, उसको हमको माउंटेन रेंज के साथ मैच करना है। तो पहला क्या दिया है, नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी कहाँ है, नंदा देवी कहाँ है, नंदा देवी है गढ़वाल हिमालयाज में। इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया। तो यहाँ पे गढ़वाल हिमालयस के अंदर है, इसने बोल दिया ये हिमाद्री के अंदर, तो इट इज़ इनकरेक्ट, इट इज़ नॉट इन हिमाद्री, नंदा देवी इज़ इन गढ़वाल हिमालयस। फिर उसके बाद पूछा है द्योतिब्बा, द्योतिब्बा, द्योतिब्बा कहाँ है, द्योतिब्बा इज़ इन पीर पांजल रेंज, तो इट इज़ करेक्ट। थर्ड, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत कहाँ पे है, नंगा पर्वत इज इन ग्रेटर हिमालयस, मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिमाद्री, सो दिस इज इनकरेक्ट, इट इज़ पार्ट ऑफ हिमाद्री दैट इज ग्रेटर हिमालयस। सो यहाँ पे हमसे पूछा है करेक्टली मैच कितने हैं, तो यहाँ पे करेक्टली मैच कितने हैं, यहाँ पे करेक्टली मैच है एक ही, तो हमसे आंसर पूछा है कितने करेक्टली मैच हैं, तो आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पे एक ही सही है जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। जो द्योतिब्बा है वो पीर पांजल रेंज के अंदर है, नंगा पर्वत इज इन गढ़वाल हिमालयास, इट इज़ इन गढ़वाल हिमालयास। तो यहाँ पे इनको ऊपर नीचे कर दिया गया है, किसको किसको ऊपर नीचे कर दिया गया है, यहाँ पे ऊपर नीचे इसको कर दिया गया है। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू सर्वरलेस कंप्यूटिंग। सर्वरलेस कंप्यूटिंग के बारे में हमको बताना है। तो पहला क्या है, इट इज़ अ क्लाउड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन मॉडल विच डज नॉट यूज एनी सर्वर। क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये बोलता है कि कोई सर्वर ही इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई सर्वर ही इस्तेमाल नहीं करेंगे। यार सर्वर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सर्वर कंप्यूटर चलेगा, है ना। सर्वरलेस कंप्यूटर का मतलब है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सर्वरलेस कंप्यूटर मतलब यहाँ पे सर्वर ही नहीं है। सर्वरलेस का मतलब है इट इज़ नॉट विजिबल टू द डेवलपर एंड ही नीड नॉट मैनेज और इंटरैक्ट विद दैम अंडर द सर्वरलेस कंप्यूटिंग। मतलब सर्वर तो है बट जो डेवलपर है उसके साथ सर्वर इंटरैक्ट नहीं करता है। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, यहाँ पे कोई सर्वर नहीं रहे तो कंप्यूटर काम कैसे करेगा, सर्वर के बिना काम कैसे करेगा। सर्वरलेस का मतलब है सर्वर तो है बट दिख नहीं रहा है, इट इज़ इनविजिबल टू द डेवलपर। ओके, थर्ड, so the second statement, the cloud provider, okay, the cloud provider's provision, the cloud provider provisions the infrastructure needed to run an application code। ठीक है, बिल्कुल सही है। जो सर्वरलेस कंप्यूटिंग में ना जो क्लाउड प्रोवाइडर है ना, इट हैज़ द प्रोविजन नीडेड टू रन द एप्लीकेशन कोड, बिल्कुल सही है ये। ओके, बिकॉज अंडर द सर्वरलेस कंप्यूटिंग जो द क्लाउड प्रोवाइडर होता है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर हुम, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोविजनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज़ इसको जरूरत किसकी है, जो कि एप्लीकेशन दैट इज़ रन बाय एन एप्लीकेशन कोड, उसकी जरूरत पड़ती है। एंड ऑल्सो स्केलिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एज पर द डिमांड एंड अदर रूटीन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा, बी, दैट इज 2 ओनली। Now question number 21, with reference to Mauryan pillar of Ashoka and Archimean pillar, which one of the following statement is incorrect। ठीक है, हमको मौर्यन और अशोकन पिलर की बात करनी है और आर्किमियन और अशोकन पिलर की बात करनी है और इनकरेक्ट बताना है। मौर्यन पिलर आर सिमिलर टू आर्किमियन पिलर एज बोथ आर कंस्ट्रक्टेड इन पीसेस, बिल्कुल गलत है यार। ये जो आर्किमियन पिलर थे उनको पीसेस में कंस्ट्रक्ट किए गए थे, बट जो मौर्यन पिलर थे उनको एक पूरे के पूरे एक ही पत्थर को काट के बनाया गया था। सो दे आर मोनोलिथ। जो मौर्यन पिलर्स थे दे आर मोनोलिथ, बट द आर्किमियन पिलर्स आर कटेड पीस में बना के जोड़ दिया गया था। सो इट इज़ इनकरेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा अपने पास ए। अब पढ़ते हैं बी स्टेटमेंट, वाइल द अशोकन पिलर वेर इंडिपेंडेंटली इरेक्टेड द आर्किमियन पिलर वेर जनरली अटैच टू स्टेट बिल्डिंग, बिल्कुल सही है। अशोकन पिलर जो होता है ना वो जमीन में रख के ऐसे किसी भी जगह में रख दिया, बट जो आर्किमियन पिलर होते हैं उसको ना बिल्डिंग के अंदर, स्टेट बिल्डिंग के ऊपर में से रखा गया है। ओके, सी द प्रेजेंस ऑफ खरोस्ती ऑन सम ऑफ द अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन सो इन्फ्लुएंस्ड ऑफ आर्किमियन प्रैक्टिस, बिल्कुल सही है। द पिलर एडिक्ट ऑफ अशोका with their bell-shaped capital resembles the victory pillar of Archimean emperor found in Persepolis or Persepolis. Now question number 22, which one of the following statement is correct with reference to Kuril Island? This Kuril Island जो कि sometime mention in news था। Kuril Island क्या है भाई, Kuril Island क्या है? It is a group of disputed island between Russia and Japan। ये it is a group of disputed island between what, Russia and Japan, not, है ना। कुरिल आइलैंड जो है वो कहाँ पे है,
है ना। ये अपने पास सी ऑफ ऐसे बोल सकते हैं कुरिल आइलैंड जो है वो रसिया और जापान के बीच में कुछ आइलैंड ग्रुप हैं, ठीक है ना। सी ऑफ ओकोताक्स में है ये अपने पास, ठीक है। सो ये आंसर क्या हो जाएगा, सी, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिस्प्यूटेड आइलैंड बिटवीन रसिया एंड जापान। क्वेश्चन 23 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू TLTRO मीन्स टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के बारे में बताना है। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के बारे में बताना है, यहाँ पे करेक्ट पूछा गया उसके बारे में। सो 23 का है, तो लिक्विडिटी अवेल्ड अंडर दिस कैन बी यूज्ड बाय द बैंक्स टू इन्वेस्ट इन इंस्ट्रूमेंट विद अ मैच्योरिटी ऑफ 3 years, विच अ मैच्योरिटी ऑफ क्या बोल रहा है 3 years। ओके भाई, जब ये बोल दिया है कि ये लॉन्ग टर्म है तो कोई मैच्योरिटी 3 साल की थोड़ी ना होगी, इससे ज़्यादा की होती है, तो इट इज़ इनकरेक्ट। सेकेंड, इट विल रिड्यूस द लिक्विडिटी इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। इट विल रिड्यूस द लिक्विडिटी इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। ये लिक्विडिटी क्यों रिड्यूस करेगा भाई, लिक्विडिटी बढ़ा देगा। सो इट इज़ इनकरेक्ट, इट विल इंक्रीज द लिक्विडिटी इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। ओके, तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, नाइदर 1 नॉट 2 इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू आइसोथर्म। आइसो मीन्स सेम, थर्म मीन्स टेम्परेचर। ऐसे जगह जहाँ पे कैसा टेम्परेचर हो, सेम टेम्परेचर, उसको बोलते हैं आइसोथर्म। ओके, फर्स्ट है स्टेटमेंट, द आइसोथर्म डिविएट्स टू नॉर्थ ओवर द ओशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल सही बात है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर अपने पास सपोज ये अपने पास अर्थ हो गया, यहाँ पे अपने पास ये इक्वेटर हो गया, तो क्या पूछा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सपोज यहाँ पे अर्थ, अब नॉर्थ, अब देखो जनवरी में क्या होगा, यहाँ पे विंटर होगा, ये आइलैंड है, यहाँ पे ये ओशियन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने देखो तो ज़मीन ज़्यादा ठंडा होगा कि पानी, तो पानी ज़्यादा ठंडा होगा कि ज़मीन ज़्यादा ठंडा होगा। जनवरी के समय ज़मीन ज़्यादा ठंडा होगा, तो यहाँ पे ऐसे गया, बट पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो ऊपर जाएगा ना। ओके, पानी थोड़ा गर्म होगा ना, थोड़ा सा ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो उससे से ये डेविएट हो जाएगा टुवर्ड द नॉर्थ, तो सही है ये। ओके, थर्ड सॉरी सेकंड स्टेटमेंट, द आइसोथर्म जनरली रन पैरेलल टू द लैटिट्यूड इन साउदर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मंथ जुलाई में क्या होता है, ये पैरेलल रन करते हैं क्या, कि ये पैरेलल रन करते हैं क्या, बिल्कुल पैरेलल रन करते हैं भाई, क्योंकि जुलाई के समय मान लो वहाँ पर ठंडी है और वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर वैसे नहीं होता, वहाँ के बहुत ज़्यादा बारिश है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, साउदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा पानी है, तो यहाँ पे क्या होता है जनरली जो आइसोथर्म्स होते हैं वो लैटिट्यूड्स के पैरेलल चलते हैं। थर्ड, द आइसोथर्म डाइवर्स टुवर्ड नॉर्थ इन यूरोप ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, तो यहाँ पे यूरोप में बात की गई है, तो यहाँ पे जनवरी के समय क्या होगा, जनवरी के समय हमारे यहाँ भी ठंडी, वहाँ भी ठंडी होगा। ठीक है, तो अगर हमने सपोज आइसोथर्म जो हो गया नॉर्थ में डाइवर्ट जाएगा, कहाँ बोला है, द आइसोथर्म डाइवर्ट टुवर्ड नॉर्थ इन यूरोप ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। भाई अगर जनवरी है तो वहाँ पे ठंडी होगा ना, तो नॉर्थ की तरफ क्यों जाएगा, वो तो साउथ की तरफ आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ये जो वहाँ से आर्टिक से जो होंगे ना कोल्ड विंड आएंगे, सो इट विल डाइवर्ट टुवर्ड दी साउथ एंड नॉट टुवर्ड दी नॉर्थ। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी 1 and 2 ओनली। ना क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा। इनमें से कौन सा एक्सक्लूसिव पावर है राज्यसभा का, ये हमको बताना है। एक्सक्लूसिव पावर किसका, राज्यसभा का। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, राज्यसभा अलोन कैन इनिशिएट अ मूव फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है कि वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल का जो प्रोसीजर है, जो रेजोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से चालू हो सकता है, वो इट कैन स्टार्ट ओनली फ्रॉम द राज्यसभा। सेकेंड, अ रेजोल्यूशन फॉर द डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी कैन बी पास्ड ओनली बाय द राज्यसभा। बिल्कुल गलत यार, जो रेजोल्यूशन है नेशनल इमरजेंसी के डिसकंटिन्यूएंस के लिए वो सिर्फ और सिर्फ ओनली, तो सही है, बट इट इज नॉट बाय राज्यसभा, इट इज ओनली बाय लोकसभा। सो यहाँ पे दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड, राज्यसभा कैन ऑथोराइज द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। बिल्कुल सही है, इसको बोलता हूँ आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 किसको पावर देता है, आर्टिकल 249 स्टेट को पावर देता है कि वो पार्लियामेंट को ऑथराइज करे कि हाँ तुम स्टेट लिस्ट में भी सब्जेक्ट में, स्टेट सब्जेक्ट में भी क्या बना सकते हो, नियम बना सकते हो। तो थर्ड इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे सी, दैट इज 1 and 3 ओनली। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू संगम एज। संगम एज के बारे में बताना है यार। संगम पोएम्स आर डिवाइड ऑफ एनी रेफरेंस टू वुमेन वीवर्स। याद है, वो ये सब जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं ना, वो थोड़ा मैक्सिमम गलत होते हैं, बट ये गलत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 क्या बोलते हैं, संगम पोएम्स आर डिवाइड ऑफ एनी रेफरेंस टू वुमेन वीवर्स। बिल्कुल सही है, बिकॉज संगम एज में वुमेन स्पिनर्स की बात तो की गई है, जिसको वहाँ पे परुति पेंटकल कहा जाता है, बट
यहाँ पे वुमेन वीवर्स की बात नहीं की गई। स्पिनर्स मतलब जो कि चरखा को चलाने वाले हैं उनकी बात तो की गई है, बट वीवर्स जो उसको जो कि सिल के उसको धागा तो बनाने की बात की गई, बट उस धागा को जो साड़ी बनाने की बात है वो वुमेन वीवर्स की बात नहीं की गई है संगम एज में, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सेकेंड, द लव पोएम ऑफ संगम एज लिंक्ड इमोशनल थीम्स विद डिफरेंट लैंडस्केप ईच हैविंग डिफरेंट नेम्स, बिल्कुल सही है, वार मेंशन है संगम एज में। और थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है, ऑल दो सोशल क्लासिफिकेशन वॉज नोन टू संगम पोइट्स देयर इज नो मेंशन ऑफ ब्राह्मण्स, बिल्कुल गलत यार, यहाँ पे ब्राह्मण्स का मेंशन है, जैसे कि अराजहार जो थे वो किंग्स थे जो कि ब्राह्मण्स थे। वैश्यार है ना, वैश्यार ये जो थे ट्रेडर्स, वैश्यार्स क्या थे, ट्रेडर्स थे। उसके बाद जो वेलालार्स वो थे फार्मर्स, है ना। यहाँ पे ब्राह्मण्स का मेंशन किया गया है जो कि क्लोजली एसोसिएटेड थे विद द किंग्स। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट, तो हमसे इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट हो जाएगा सी, दैट इज 3 ओनली। Now question number 27, have which of the following are possible application of transgenic animals? Which of the following are possible application of transgenic animals? Question number 27. First, स्टडी ऑफ डिसीज, बिल्कुल सही है यार। प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, बिल्कुल सही है यार। टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन एंड ड्रग्स, बिल्कुल सही है यार। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, बिल्कुल सही है, इसी का तो इस्तेमाल करते हैं इसमें। जिंदा आदमी नहीं करना चाहते इसीलिए हम जीएमए बनाते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं। स्टडिंग नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है यार। जीनो ट्रांसप्लांटेशन फॉर ह्यूमन, व्हाट इज जीनो ट्रांसप्लांटेशन, है ना। जीनो ट्रांसप्लांटेशन मीन्स व्हाट, सेम स्पीसीज के, एलो होता है सेम स्पीसीज, जीनो होता है डिफरेंट स्पीसीज, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इंक्रीजिंग द मीट प्रोडक्शन इन एनिमल हस्बेंड्री, ये भी सही है। तो यहाँ पे हमसे कैट पूछा है, कैट क्या जाए सारे के सारे, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 7 स्टेटमेंट। हाँ, यहाँ पे ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ठीक है। यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो 7 तो 7 सही है। 1 2 3 4 5 6 7। क्वेश्चन नंबर 28 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इथेनॉल ब्लेंडिंग रिसेंटली इन न्यूज़, जो कि रिसेंट न्यूज़ में था इथेनॉल ब्लेंडिंग, उसके बारे में हमको बताना है। फर्स्ट, बैम्बू एंड वुडी बायोमास आर द सोर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल। जो फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल है वो कहाँ से बनता है, फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल जो होता है वो रॉ मटेरियल से बनता है, रॉ मटेरियल लाइक शुगर केन, है ना, कॉर्न सीड से बनता है, ठीक है ना, नॉट फ्रॉम बैम्बू एंड वुडी बायोमास। जो फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल होता है दैट इज फॉर्म फ्रॉम मोलासेस, ओके, मोलासेस, ठीक है। अब ये रॉ मटेरियल से बनता है, जैसे कि अपने पास सीड्स हो गए, शुगर केन हो गया, सीड्स शुगर केन, नॉट फ्रॉम बैम्बू एंड वुडी बायोमास, दिस इज इनकरेक्ट, है ना। जो अपने पास घास जो वीड्स होते हैं उससे बनता है, ये वुडी बायोमास से नहीं बनता, बैम्बू ओके ना। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 है, प्रोड्यूसिंग फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल रिक्वायर लेसर ग्राउंड वाटर कंजप्शन देन थर्ड जनरेशन इथेनॉल। ये गलत है भाई, क्योंकि थर्ड जनरेशन जो इथेनॉल है ना, जो कि थर्ड जनरेशन इथेनॉल की जो कि एल्गी से बनते हैं उसके लिए पानी ज़्यादा पड़ेगी एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन जो कि वीट के अंदर से बन रहा है, राइस के अंदर से बन रहा है, बार्ली के अंदर से बन रहा है, शुगर का सोयागम के अंदर से बन रहा है, शुगर केन के अंदर से बन रहा है। सो शुगर केन इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ इथेनॉल, है ना, तो इसके लिए पानी की जरूरत कम पड़ती है फर्स्ट जनरेशन के लिए थर्ड जनरेशन से। सो इट इज़ क्या बोल रहा है, फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल रिक्वायर्स लेसर ग्राउंड वाटर कंजप्शन देन थर्ड जनरेशन इथेनॉल। ये गलत बोल रहा है यार, बिकॉज हो यहाँ पे ग्राउंड वाटर की बात करिए ना, थर्ड जनरेशन जो एल्गी हो तो गंदे पानी में उग जाएगा ना यार, उसको उगा सकते हैं, बट अगर हमको फर्स्ट जनरेशन बनाना है, इथेनॉल बनाना है, तो उसके लिए हमको स्वच्छ पानी पीना पड़ेगा, लेस ग्राउंड वाटर की जरूरत पड़ेगी। तो ग्राउंड वाटर हमारे लिए क्या है, अच्छा है, अगर हम अच्छा पानी इसको दे देंगे तो हमारे लिए कमी हो जाएगी ना, तो इसीलिए जो फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल है वहाँ पे पानी की जरूरत, हमको पानी की जरूरत बोलनी है, ग्राउंड वाटर की बोलिए, तो ग्राउंड वाटर की जरूरत ज़्यादा से कहाँ पड़ती है, इन दी फर्स्ट जनरेशन। सो यहाँ पे बोला लेसर वाटर इज रिक्वायर्ड इन दी फर्स्ट जनरेशन, इट इज इनकरेक्ट। Third, usage of ethanol blend petrol can lead to substantial reduction in emission of both carbon monoxide and nitrous oxide। के स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल गलत है, बिकॉज अगर हमने यूजेज किया इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कैन लीड टू सब्सटेंशियल रिडक्शन इन द एमिशन ऑफ बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों का दोनों कम कर देगा क्या,
ठीक है ना। तो जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड को तो रिडक्शन कम कर सकता है, बट जो नाइट्रस ऑक्साइड इसको कम नहीं कर सकता, बिकॉज जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो तो जनरली किस पे डिपेंड करता है, ये व्हीकल पे डिपेंड करता है, इंजन टाइप पे डिपेंड करता है कि नाइट्रस ऑक्साइड कैसे निकलेगा। सो हम एथेनॉल ब्लेंड करके तो हम मोनोऑक्साइड का रिडक्शन कर सकते हैं, बट जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो तो इंजन पे डिपेंड करता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। फोर्थ देखते हैं, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल EBP प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड पोटेंशियल इन सेविंग इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम अगर ज़्यादा पेट्रोल इंपोर्ट करेंगे तो उसके लिए हमको ज़्यादा पैसे देना पड़ेगा, तो फॉरेन एक्सचेंज हमारा खत्म होता जाएगा, बट हम उसको सेव कर सकते हैं बाय मेकिंग इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, और उसके लिए से हम उसको इफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, हमको जरूरत कम पड़ेगी इंपोर्ट कराने की। तो फोर्थ इज करेक्ट। हमसे क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट अभी तक कितने होगा, यहाँ पे एक इधर और एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है यार, और एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, दैट इज ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 29, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में बताइए सही क्या है। RBI बाइज शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, RBI बाय शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, ये गलत है, बिकॉज इन दी ऑपरेशन ट्विस्ट यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया था, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को बेच दिया था और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को परचेस किया था, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगा। इट सेल्स शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, भी तो बात की, हाँ जो ऑपरेशन ट्विस्ट था उसमें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को बेच दिया, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज जो थे वो उसको फायदे दे रहे थे गवर्नमेंट को, कि हाँ वहाँ पे इसको रिकवरी करनी थी इसलिए। एंड इट हेल्प इन इंसेंटिवाइजिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही है। हमसे करेक्ट पूछा है, दो स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, तो आंसर जाएगा सी, दैट इज ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। With reference to atmospheric layer, with reference to the atmospheric layer, consider the following statements. All clouds that are generated by weather are found in the tropospheric layer. The stratosphere is the densest atmospheric layer. 3. The coldest place within the Earth system is found at the top of the mesospheric layer. The thermospheric layer is free of cloud and water vapor. हमको इनकरेक्ट पूछा है, क्या पूछा है, हमको इनकरेक्ट पूछा है, क्या पूछा है, हमको इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहला स्टेटमेंट देखते हैं, पहला क्या बोल रहा है, ऑल क्लाउड्स आर जनरेटेड बाय वेदर आर फाउंड इन द ट्रोपोस्फीयर। यार यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड्स हो गया ना, ऑल, यार कुछ जो हैं क्लाउड्स जो हैं वो स्ट्रेटोस्फीयर में भी पाए जाते हैं, सो इट इज इनकरेक्ट। द स्ट्रेटोस्फीयर इज डेंसेस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर, क्या स्ट्रेटोस्फीयर डेंसेस्ट है, गलत। द ट्रोपोस्फीयर इज द डेंसेस्ट, नॉट द स्ट्रेटोस्फीयर। द ट्रोपोस्फीयर इज द डेंसेस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर, so this is incorrect। Third, the coldest place within the earth system is found at the top of the mesosphere, बिल्कुल सही है। जो mesosphere है that is around 50 to 80 किलोमीटर above the surface है ना, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, -120 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है, मतलब 85 डिग्री सेल्सियस, -85 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, किसके अंदर, mesosphere के अंदर। सो इट इज़ दी कोल्डेस्ट प्लेस, तो थर्ड इज करेक्ट। फोर्थ है, थर्मोस्फियर लेयर इज फ्री ऑफ क्लाउड एंड वाटर वेपर, बिल्कुल सही है। थर्मोस्फीयर में क्लाउड नहीं होते हैं, वाटर वेपर नहीं होते हैं। थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर, थर्मो मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर में भाई ये सब वेपराइज हो जाएंगे यार, तो यहाँ पे ये नहीं होंगे ना, बिल्कुल सही ना, बिल्कुल 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 सही ना, हाँ। इनकरेक्ट हमसे पूछा है, दो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा बी, दैट इज ओनली टू स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेफरेंस टू लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। तो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के लिए हमको पूछा है, करेक्ट बताना है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के लिए हमको बताना क्या है, करेक्ट। ओके, सो इट इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड कैन बी स्टेयर्ड इन मल्टीपल डायरेक्शन विथ ease. Building liquid mirror telescope is costlier than conventional telescope. Liquid mirror telescope work on the principle of combining gravity and centrifugal force. ये गलत है, because liquid mirror telescope को हम कंबाइन करके बनाते हैं ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। फोर्थ क्या है, इट रिक्वायर्स लो डेंसिटी फ्लूइड, हैंस मर्करी कैन नॉट बी यूज, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हाई डेंसिटी फ्लूइड की जरूरत पड़ती है, ओके, इट रिक्वायर्स हाई डेंसिटी फ्लूइड, तो इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं मरकरी का, तो दिस इज इनकरेक्ट। अब उसका हम बात करें पहला स्टेटमेंट की, इट इज हाईली फ्लेक्सिबल, कि ये हाईली फ्लेक्सिबल होता है क्या, इट इज नॉट दैट मच फ्लेक्सिबल, सो दिस इज इनकरेक्ट। बिल्डिंग
लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इज कॉस्टलियर देन कन्वेंशनल टेलीस्कोप। गलत है यार, जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप होते हैं दे आर लाइटर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग टू कंस्ट्रक्ट, सो दे आर कॉस्टलियर नहीं होते हैं, ये थोड़े से सस्ते होते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट। So correct is C because it is formed by combining the principles of gravity and the centrifugal force। ये भी करंट अफेयर में था। तो आपको ये समझ आएगा भाई, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो करंट अफेयर से ही आएंगे। तो एक सब्जेक्ट है जिससे आपके ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे क्लियर करने के, वो हो जाएगा करंट अफेयर्स। नाउ 32 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए हमको बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। इंडिया हैज़ बीन अ पार्टी टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सिंस इट्स इंसेप्शन। यस, जब से बना है तब से उसका पार्ट है क्या? नहीं भाई, ये गलत है। बिकॉज जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था उसको अडॉप्ट कब किया गया था? 1987 में अडॉप्ट किया गया था। और इंडिया इसका पार्टी कब बना, इसका मेंबर कब बना? ये 1992 में बना था। सो इंडिया बिकेम द पार्ट ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन 1992, बट जी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था? इन 1987 में। तो इंसेप्शन से इसका पार्ट है कि इंडिया नहीं है। सो कि यहाँ पे 1 जहाँ पे उसको हटा दिया हमने, तो अब बचा क्या अपने पास? 2 3 एंड 1 3 3 कॉमन है, तो मतलब तीसरा सही होगा। अब सेकंड देखते हैं, बोथ डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्रीज हैव बाइंडिंग एंड टाइम टारगेटेड कमिटमेंट्स अंडर द एग्रीमेंट। यार ये बिल्कुल सही है कि जो बाइंडिंग एंड टाइम टारगेटेड मेजरेबल कमिटमेंट्स हैं दोनों के अंदर, दोनों के पास, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज को, ठीक है। सो दिस इज स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? 2 and 3 ओनली। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Now question number 33 है, with reference to the school of Buddhism, which of the following are the sub schools of Buddhism? सब स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म की बात करनी है अपने को, तो इनमें से कौन कौन सा सब स्कूल ऑफ बुद्धिज्म है? क्या महायाना बुद्धिज्म किसका पार्ट है क्या? यहाँ पे महायाना पूछा नहीं पूरा, यहाँ पे मध्य मक्का बुद्धिज्म, ये पार्ट किसका है? ये महायाना बुद्धिज्म का पार्ट है। महायाना बुद्धिज्म इज अ पार्ट ऑफ महायाना बुद्धिज्म इज अ पार्ट ऑफ बुद्धिज्म। सेकेंड इज सूत्र नीतिका। सूत्र नीतिका क्या है? बुद्धिज्म का पार्ट है क्या? बिल्कुल सही है, इट इज अ पार्ट ऑफ बुद्धिज्म। उसके बाद तेरापंथी, क्या तेरापंथी ये बुद्धिज्म का पार्ट है? ना, ये जैनिज्म का पार्ट है। सो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट। उसके बाद स्थनाविरादीन, जो स्थनाविरादीन है क्या ये बुद्धिज्म का पार्ट है? यस, ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ अर्ली स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, सो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बुद्धिज्म। तो हमसे कैट पूछा है, कैट की जगह C 1 2 and 4 ओनली। उसके बाद है 34, एनहांसिंग क्लाइमेट रेजिलियंस ऑफ इंडियाज कोस्टल कम्युनिटीज प्रोजेक्ट। एनहांसिंग क्लाइमेट रेजिलियंस ऑफ इंडियाज कोस्टल कम्युनिटीज प्रोजेक्ट वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ फंडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसको कौन फंड करेगा? 34 नंबर क्वेश्चन है, कौन फंड करेगा इसको? तो ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है उसको फंड करती है। किसको फंड करती है? एनहांसिंग क्लाइमेट रेजिलियंस ऑफ इंडियाज कोस्टल कम्युनिटीज। तो ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो ज़्यादातर आपको कहाँ दिखेंगे? करंट अफेयर से क्वेश्चन दिखेंगे, तो इसीलिए फोकस कहाँ पे रखना है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू दोस्तरली मैप। और जहाँ के लास्ट में, किसी दवाई के लास्ट में मैप आ जाए तो उसको बोलते हैं इट इज़ ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मैप का मतलब है मोनोक्लोनल, AB का मतलब है एंटीबॉडीज। सो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है? पहला स्टेटमेंट इट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, बिल्कुल सही है भाई, इट इज ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। जहाँ पे 1 होगा ही होगा, तो यहाँ पे हमने हटा दिया किसको? C को। ओके, इट सप्रेस टी सेल एक्टिविटीज़। क्या ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टी सेल एक्टिविटीज़ को सप्रेस कर देता है क्या? ये टी सेल एक्टिविटीज़ को सप्रेस कर देता है क्या? बिल्कुल गलत है यार, ये जो है ना ये ब्लॉक करता है PD1 प्रोटीन को विच सप्रेस टी एक्टिविटी। ओके, सो सेकेंड इज इनकरेक्ट। ओके, तो ये क्या करता है? ये PD1 को सप्रेस करता है, PD1 जाके T को सप्रेस करता है। ओके, सो डोस्टरलीमैब, ठीक है। तो जैसे क्या है? कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए एक दवाई है ये, ठीक है। तो ये अपने पास PD1 को सप्रेस करता है, सप्रेस करता है, उसका तो टी सप्रेसर होता है, ठीक है। सो सेकंड इज इनकरेक्ट, डायरेक्टली टी सप्रेस नहीं करता, टी सेल को सप्रेस नहीं करता। थर्ड, इट इज़ एन इम्यूनोथेरेपी ड्रग विच वॉज फाउंड टू हैव अ पोटेंशियल टू कर्ब रेक्टल कैंसर, बिल्कुल सही है। तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा D 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 13 है, 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज आर लाइकली टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंटरनलाइज इंडियन रूपी, है ना। इंटरनलाइज करने के लिए इंडियन रूपी गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं ये हमको बताना है।
ओके, अचीविंग फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ कैपिटल अकाउंट बिल्कुल सही है। सेकेंड, इशूइंग मसाला बॉन्ड बिल्कुल सही है। रीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी, यार रीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी से क्या नहीं होता है, रीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी से क्या नहीं होता है, रीवैल्यूएशन दैट इज अपोजिट टू डिवैल्यूएशन, ठीक है। रीवैल्यूएशन से क्या नहीं होता है, इट इज नॉट ए स्टेप टू इंटरनलाइज, ओके, रूपी। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर, ओके। कि अगर हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन किया ना, एक्यूट रिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी बाय द सेंट्रल बैंक विल नेगेटिवली अफेक्ट द करेंसी स्टेबिलिटी। करेंसी स्टेबिलिटी इज द प्रीरिक्विजिट फॉर द करेंसी टू इंटरनलाइज, ठीक है ना। अगर हमको इंटरनलाइज करना है तो सबसे पहली चीज़ क्या है, स्टेबिलिटी होनी चाहिए करेंसी की। अगर करेंसी की स्टेबिलिटी करनी है तो अपने को क्या करना, अपने को क्या नहीं करना है, रिवैल्यूएशन नहीं करना है, उसको फ्री मार्केट होना चाहिए, मतलब फ्लोटिंग इंटरेस्ट होना चाहिए। हम लोग उसको रिवैल्यू करेंगे अपने से तो क्या होगा, स्टेबिलिटी लूज हो जाएगा, स्टेबिलिटी लूज हो जाएगा तो इंटरनेशनलाइज नहीं हो पाएगा। इसलिए रिवैल्यूएशन इज अ बैड थिंग विद रेफरेंस टू इंटरनलाइजेशन ऑफ करेंसी। तो करेक्ट किया जाएगा ए 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 37, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ला नीना विच वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली। ला नीना, इट इज नोन टू हैव अ नेगेटिव कोरिलेशन विथ नॉर्थ ईस्ट मानसून और रोटेटिंग मानसून। गलत है भाई, क्योंकि देखो क्या पूछा है, नेगेटिव, ओके। ला नीना में क्या होता है, बारिश ज़्यादा होती है कि कम होती है। ला नीना में बारिश क्या होती है, ज़्यादा होती है कि कम होती है, ज़्यादा होती है कि कम होती है। ला नीना में ज़्यादा बारिश क्यों होती है, ज़्यादा बारिश होती है ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून। तो अगर ये साउथ वेस्ट मानसून क्या करता है, ये पॉजिटिवली इफेक्ट करता है, तो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड, इट हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ रिसेंट प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव इन समर, बिल्कुल सही है। ओके, इट इज़ रीजन फॉर लॉन्ग स्पेल ऑफ वेव्स। क्योंकि देखो जो अपने पास नॉर्मल क्या होता है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं वो क्या करते हैं, बारिश लाते हैं इन दी समर रीजन, तो उससे ठंडा रहता है। बट अगर यहाँ पे ला नीना हुआ तो उसकी वजह से क्या नहीं हो पाते, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होता है ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए क्या होता है वहाँ पे अपने पास हीट वेव्स का चांसेस बढ़ जाता है। Now La Nina, it is associated with the above normal sea surface temperature in the eastern and central Pacific. No, अगर ला नीना हुआ तो above normal surface temperature कहाँ होगा, in the western Pacific and not in the eastern Pacific. So this is incorrect. In general it considered harmful to Indian economy. No भाई, अगर यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून, ये प्रोलॉन्ग अच्छा बना देता है, तो बारिश ज़्यादा होगी, अपने पास खेती अच्छे से होगी, खेती अच्छी होगी तो इकोनॉमी अच्छी होगी। तो इट इज़ इनकरेक्ट, ये बोलता है हार्मफुल होगा ला नीना, नहीं, इट इज़ अ गुड थिंग फॉर इंडिया, इंडियन इकोनॉमी। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या है, 2 स्टेटमेंट्स हैं, दैट इज 1 और 2, तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ कॉइनेज इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ कॉइनेज के बारे में इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ये हमसे पूछा गया है। इनकरेक्ट, इन वेदास देयर इज नो मेंशन ऑफ गोल्ड कॉइन इन द फॉर्म ऑफ निष्कास, or sorry, in Vedas there is a mention of gold coins in the form of Nishkas and Suvarnas. Razia Sultan issued coins in the name of Abbasid Khalif along with her name and title. Gold मोहर was first introduced in India in the 17th century by Jahangir. ये साफ साफ गलत है भाई। सबसे पहले गोल्ड मोहर कौन लाया था, गोल्ड मोहर सबसे पहले कौन लाया था, गोल्ड मोहर जो थे, है ना, इट इज़ बाय द शेर शाह सूरी एंड नॉट बाय द जहांगीर, सही ना। सो इट इज़ इनकरेक्ट। तो हमसे इनकरेक्ट पूछा है, द कुशानास इशूड गोल्ड कॉइन विथ हाई साउंडिंग टाइटल्स लाइक लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, विथ रेफरेंस टू प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस एंड अध्यादेश के बारे में बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर टू प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस इज सब्जेक्ट टू लेजिस्लेटिव कंट्रोल। क्या ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज सब्जेक्ट टू लेजिस्लेटिव कंट्रोल, क्या ये कंट्रोल में है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 123 किसको पावर देता है, प्रेसिडेंट को, टू प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस, और इट इज सब्जेक्ट टू लेजिस्लेटिव कंट्रोल। सेकेंड, an ordinance restricting the freedom of trade and commerce within a state cannot be made by the governor without instruction from the president.
ये भी सही है, बिकॉज गवर्नर कैन नॉट मेक एन ऑर्डिनेंस विदाउट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट इन केस वेयर द बिल कंटेनिंग द सेम प्रोविजन वुड हैव रिक्वायर्ड द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर इट्स इंट्रोडक्शन इनटू द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब ये समझना है कि ऐसा कोई भी बिल है ना, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है, इसमें ऐसा कोई सा बिल पास हुआ जो कि ऐसा कोई भी प्रोविज़न रखता है जिसको हमको प्रेसिडेंट से पास कराना पड़ेगा, तो उसको प्रेसिडेंट से पास करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें अगर हमारे पास आर्टिकल 304 जो है ना, आर्टिकल 304 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें बोला है कि अगर आप ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेटेड कोई भी अगर आप बिल ला रहे हो, स्टेट को बोलती है, तो आपको प्रेसिडेंट से पास कराना पड़ेगा। तो ये बोलता है विदाउट बोल रहा, तो इट इज़ इनकरेक्ट। थर्ड, द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस इज डिराइव फ्रॉम द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ये क्या सही है? बिल्कुल गलत है यार, बिकॉज सेपरेशन ऑफ पावर तो ये वायलेट करता है। तो हमारे पास क्या पूछा इसमें, करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा अपने पास बी, दैट इज वन ऑनली। ओके सॉरी, जो सेकंड वाला है यहाँ पे कैन नॉट बी मेड बाय गवर्नर विदाउट द इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही है, ये गवर्नर जो है खुद से नहीं बना सकता, तो सेकंड इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट क्या जाएगा, ए 1 and 2 ओनली। ओके, मतलब बिना प्रेसिडेंट की मर्जी से गवर्नर कैन नॉट, मतलब वो क्या नहीं कर सकता, उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर, उसको लागू नहीं कर सकता। तो ये सही तो है। 40, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक विल लाइकली लीड टू एप्रिसिएशन ऑफ इट्स डोमेस्टिक करेंसी। हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी होगा तो एप्रिसिएशन थोड़ी नहीं होने वाला भाई, एप्रिसिएशन होगा क्या? हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी से क्या होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइट मनी पॉलिसी। ओके, इट इज़ अ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, है ना, हॉकिश मॉनेटरी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। क्या इससे अपने पास एप्रिसिएशन होगा क्या डोमेस्टिक करेंसी का? टाइट मॉनेटरी पॉलिसी से हम क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए हम इसको करते हैं। ऐसे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट विल रिजल्ट इन द कैपिटल इनफ्लो एंड विल एप्रिशिएट द करेंसी। बिल्कुल सही है भाई, हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, जैसे कि अभी किसने किया, यूएसए ने किया, तो उस पर कैपिटल इनफ्लो होता है, वहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास करेंसी एक्सचेंज करते हैं, तो करेंसी एक्सचेंज करने के लिए इंडियन रुपी चाहिए। अब इंडियन रुपी चाहिए तो इंडिया का डिमांड बढ़ जाता है, इंडिया के रुपी का। अब जब इंडिया का रुपी डिमांड बढ़ जाएगा तो इंडिया का रुपी क्या होगा, एप्रिशिएट हो जाएगा। सो इट इज़ करेक्ट। सेकेंड, हाइक इन द इंटरेस्ट रेट बाय द यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू डिप्रिसिएशन ऑफ द इंडियन रुपी। बिल्कुल सही है भाई, अब अमेरिका के रुपी को सब खरीद रहे हैं, तो हमारे रुपी एक्सचेंज करके कहाँ पे कर देंगे, अमेरिका के डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारा रुपी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिप्रिसिएट हो जाएगा। तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोथ सी, दैट बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, यहाँ पे सी हो जाएगा। तो ये करंट अफेयर बेस में ही था, कैपिटल यूएस ने फेड रिजर्व जो था उसने क्या किया, अपना क्या किया, उसने अपना जो क्या किया यार, अपना जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो कैपिटल इनफ्लो हुआ यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, विद रेफरेंस टू हमको पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में हमको बताना है सही। फर्स्ट स्टेटमेंट, इन द लास्ट 5 years द वैल्यू ऑफ इंडिया चाइना ट्रेड हैज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज। क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या? ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है भाई, कंसिस्टेंटली तो इंक्रीज नहीं होता। इकोनॉमिक्स में याद रखना, कभी भी ये जो कंसिस्टेंटली वाले वर्ड आते हैं, रेगुलरली वर्ड आते हैं ना, प्रोग्रेसिवली वाले वर्ड आते हैं, वो सब गलत हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमी को हमेशा एक जैसा नहीं होता यार, है ना। तो इसके लिए आपको डाटा की जरूरत पड़ती है और मैक्सिमम चांसेस हैं कि गलत हो जाए, तो यहाँ पे गलत ही है। तो ये गलत हो गया, तो हमने आंसर को एलिमिनेट कर दिया। आंसर क्या मिला अपने को, सी 2, 3, 4 ओनली। देख लेते हैं अब क्या है। Singapore has emerged as a top sourcing nation in foreign direct investment equity flow into India in the financial year 2021-22। मतलब जो स्टॉक मार्केट था वहाँ पे सर इक्विटी फ्लो जो हुआ था इंडिया के अंदर, वो कहाँ से आया था, वो सिंगापुर से आया था। इंडिया हैज़ बीन द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ जापानीज ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट लोन इन सिंस 2003। बिल्कुल सही है। करंटली बांग्लादेश इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द साउथ एशियन रीजन। बिल्कुल सही है ये। Now question number 42, consider the following statements with reference to hydrogen fuel cell। हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में हमको बताना है, करेक्ट। दे आर मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन लिथियम आयन बैटरीज। तो करेक्ट हमको बताना है, ठीक है ना, करेक्ट हमको बताना है। तो क्या हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो होते हैं वो लिथियम आयन बैटरी से ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं क्या? नो भाई, लिथियम आयन बैटरीज आर मोर एफिशिएंट देन दी हाइड्रोजन फ्यूल सेल, सो दिस इज इनकरेक्ट। वाटर इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस सेल। यस, हाइड्रोजन फ्यूल सेल का बाई प्रोडक्ट क्या होता है, वाटर होता है। बिल्कुल सही। एंड 3, रिफ्यूलिंग हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल इज मोर टाइम कंज्यूमिंग देन बैटरी पावर्ड बाई इलेक्ट्रिक। यार रिफ्यूलिंग करना, तुरंत जाके
कोचेंगे उसको और वो भम भम करेगा और भर जाएगा, बट बैटरी को चार्ज करने में टाइम लगता है, इसीलिए यहाँ पे टाइम टेकिंग है। सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे ए, दैट इज 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 43, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 दैट वाज रिसेंटली न्यूज़। It supersedes the Battery Management and Handling Regulation 2001. According to the rule, battery importers are not responsible for recycling used batteries. Third, at present only automotive and industrial battery are covered under the rules. According to the rules, producers of battery can't engage other entities for the recycling of waste batteries. इनकरेक्ट हमसे पूछा है, इनकरेक्ट हमसे पूछा है। 43 का इनकरेक्ट क्या है, पहला बस सही है कि ये सुपरसीड द बैटरी मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड रेगुलेशन रूल 2001 मैथ उसको सुपरसीड करता है। दूसरा गलत है, बिकॉज ये क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द रूल बैटरी इंपोर्टर आर नॉट रेस्पॉन्सिबल। नो, अकॉर्डिंग टू द रूल बैटरी इंपोर्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिसाइकलिंग ऑफ द बैटरी, सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड, एट प्रेजेंट ओनली वाले स्टेटमेंट थोड़े से गलत होने के चांसेस होते हैं, यहाँ पे गलत ही है। एट प्रेजेंट ओनली ऑटोमेटिव एंड इंडस्ट्रियल बैटरीज आर कवर्ड अंडर द रूल्स। नहीं, यहाँ पे ऑटोमेटिव बैटरीज हैं, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज हैं, पोर्टेबल बैटरीज हैं, इंडस्ट्रियल बैटरीज हैं, ऑटोमेटिव बैटरीज, सारे का इस्तेमाल किया जाता है, और दी ऑल टाइप ऑफ बैटरीज, सो इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। फोर्थ, अकॉर्डिंग टू द रूल प्रोड्यूसर्स ऑफ बैटरीज कांट एंगेज other entities for recycling of the waste batteries. No, according to the rule is authorized, है ना, collection, recycling and reimbursement of waste batteries to, है ना, वहाँ पे दूसरे को एंगेज कर सकते हैं इस चीज़ों के लिए, ठीक है। सो कैन नॉट एंगेज बोल रहा है, गलत है यार ये, इट कैन एंगेज। इनकरेक्ट हमसे पूछा है, इनकरेक्ट इज डी 2, 3, 4 ओनली। 44, विथ रेफरेंस टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। करेक्ट हमसे पूछा गया है, unlike the religious freedom of an individual, the right to freedom of religion of a group is subject to other fundamental rights enshrined in the Part 3 of the Indian Constitution. Second है, the doctrine of essential religious practice that is used to determine practice essential to a religion is applicable to both Article 25 and Article 26. ठीक है, तो आर्टिकल 25 और 26 जो है दोनों के अंदर एप्लीकेबल होता है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, ठीक है। सो इट इज़ करेक्ट, बट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत है, बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, अनलाइक द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑफ अ ग्रुप इज सब्जेक्ट टू अदर फंडामेंटल राइट्स एंड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये गलत है, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड द ग्रुप, ठीक है। इंडिविजुअल आदमी के लिए 25 है और इंडिविजुअल ग्रुप के लिए रिलीजियस फ्रीडम का जो है आर्टिकल 26 है। इट इज़ इनकरेक्ट, करेक्ट इज 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 45 है, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी विल इंक्रीज द इम्पोर्ट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, इम्पोर्ट कॉस्ट को बढ़ा देगा क्या, बिल्कुल 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 सही है भाई। डिप्रिसिएशन का मतलब सपोज 100 रुपये था, है ना, वो 100 रुपये मतलब $1 था पहले, है ना, अब ये क्या हुआ, अपने पास 200 रुपये बराबर $1 हो गया। तो अपने पास क्या हो जाएगा, जब हम इंपोर्ट करेंगे कोई भी चीज़ को, ठीक है ना, तो अपने को क्या देना पड़ेगा, पैसे देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। सो इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स, ओके। सेकेंड, एप्रिसिएशन विल लीड टू इंक्रीज इंसेंटिव्स फॉर एक्सपोर्टर्स एंड वाइल एक्सपोर्टिंग। बिल्कुल सही है, पहले अगर यहाँ पे ये था तो अब क्या होगा, सपोज ये एप्रिसिएट हुआ और $1 मतलब 50 रुपया हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अपने पास जो इम्पोर्टर्स, अपने पास जो एक्सपोर्टर्स होंगे, यहाँ से जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा $1 मिलेंगे कम पैसे में, है ना, कम रुपया खर्च करके ज़्यादा $1 मिलेगा, मतलब फ़ायदा होगा। थर्ड, इफ़ द रूपी इज़ रैपिडली अप्रिशिएटिंग RBI विल बाय डॉलर इन द मार्केट। अगर रूपी अप्रिशिएट कर रहा है तो उसको डिप्रिशिएट करने के लिए डॉलर खरीदेगा, बिल्कुल 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 सही। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, लेकिन ये सेकंड वाला स्टेटमेंट से गलत लग रहा है मेरे को। एप्रिसिएशन लीड टू इंक्रीज इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्टर वाइल एक्सपोर्टिंग, है ना। अगर एप्रिसिएशन हो गया रूपी का तो जो एक्सपोर्टर है, ठीक है ना, अच्छा, यहाँ पे जो ये एक्सपोर्टर का टर्म है वो लाने वाला, दुनिया दूसरे देश में जो खड़ा है एक्सपोर्टर, उसकी बात कर रहे हैं ना। हमारे देश के एक्सपोर्टर को फायदा होगा, बट दूसरे देश को एक्सपोर्टर का क्या होगा, नुकसान होगा। सो दिस इज इनकरेक्ट।
ये दूसरे देश की एक्सपोर्टर की बात कर रहा है ना, यहाँ पे हमारे को ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे दूसरे देश की एक्सपोर्टर यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट यहाँ पे भी ये वो हो सकते हैं कि गलती है प्रिंटिंग करने का, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा 1 and 3 ओनली। नाउ 46 नंबर क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैज इट्स कैरेक्टरिस्टिक करेक्टली मैच इन द गिवन टेबल। ओके, राइजोबियम, राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम क्या करता है, इट इम्प्रूव एक्सेस टू अदर न्यूट्रिएंट एंड बूस्ट द क्रॉप रेसिस्टेंस टू पैथोजन पेस्ट एंड एबायोटिक स्ट्रेस, बिल्कुल सही है। फ्रैंकिया, इट फिक्सेस नाइट्रोजन बाई रूट नॉड्यूलेशन, बिल्कुल सही है। एनाबिनाजोली, इट इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, बिल्कुल सही है। हमसे कैट पूछा है, कैट क्या जाएगा, डी 1, 2 and 3। रिगार्डिंग फेमस लिटरेरी वर्क अमुक्त मर्यादा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज अ मास्टर पीस ऑफ तमिल लिटरेचर रिटन बाय कृष्ण देव राय, कि इसको कृष्ण देव राय ने लिखा था क्या, बिल्कुल। अमुक्त मर्यादा को कृष्ण देव राय ने बिल्कुल नहीं लिखा था। ओके, इट इज़ अ तेलुगु लिटरेचर, बट इसको लिखा था कृष्ण देव राय ने, बिल्कुल सही है। इट इज़, अबे यार उल्टा नीचे बोलता, इट इज़ रिटन बाय कृष्ण देव राय, बिल्कुल सही है, बट इट इज़ नॉट रिटन इन तमिल, इट इज़ रिटन इन तेलुगु। सेकेंड, इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ओके, इट इज़ नॉट डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। ओके, द फेमस वर्क the work favors the tradition of विशिष्ट अद्वैता philosophy over अदर स्कूल ऑफ फिलोसफी, बिल्कुल सही है। ये फेवर करता है कि इसको विशिष्ट अद्वैता को, ठीक है। तो हमसे इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे ए, दैट इज 1 and 2 इज इनकरेक्ट। 48 नंबर क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एक्सपेंडिचर के बारे में हमको बताना है कि करेक्ट क्या है। इंटरेस्ट पेमेंट अगेंस्ट द अर्लियर बोरोइंग इज कंसिडर्ड टू बी अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो इंटरेस्ट पेमेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं क्या। जो इंटरेस्ट पेमेंट होते हैं उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं क्या, बिल्कुल सही, उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड अदर अलाउंसेस विल बी इंक्लूड इन द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही है। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या आता है, जो बोरोइंग्स के इंटरेस्ट पेमेंट है उसको भी हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर गिनते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई भी कैपिटल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है ना, कोई भी एसेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कोई भी लाइबिलिटी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अर्लियर बोरिंग को हम पे कर रहे हैं ना, इसीलिए हमको क्या बोला, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला। और पेमेंट ऑफ द सैलरीज, ये भी हमने क्या बोला, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला। तो हमसे कैट पूछा है, कैट क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी 1 and 2 ओनली। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एलिफेंट कंजर्वेशन इन इंडिया। एलिफेंट कंजर्वेशन के बारे में हमको बताना है। मोर देन हाफ ऑफ द ऑल वाइल्ड लाइफ एशियन एलिफेंट्स इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन इंडिया, बिल्कुल सही। सिंगफेन एलिफेंट रिजर्व, ओके, वॉज द फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व नोटिफाइड इन इंडिया। क्या सिंगफेन फर्स्ट था, क्या सिंगफेन फर्स्ट था क्या, बिल्कुल गलत। तो फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व कौन सा था, है ना। फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व जो नोटिफाई किया गया था, है ना, इट इज सिंगभूम एलिफेंट रिजर्व, जो कि फर्स्ट था, ठीक है ना। सिंगभूम एलिफेंट रिजर्व इज द फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व, नॉट सिंगफेन, सिंगभूम। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। सिंगफेन तो कहाँ है, सिंगफेन तो कहाँ है, नागालैंड के अंदर है। इट इज़ 30 नंबर का एलिफेंट नंबर, 30th नंबर का एलिफेंट रिजर्व था, ठीक है, नॉट द फर्स्ट। एट प्रेजेंट द एलिफेंट रिजर्व इन इंडिया आर स्प्रेड ओवर 11 स्टेट्स। क्या 11 स्टेट्स में है, गलत, इट इज़ इन 14 स्टेट्स। वो टफ क्वेश्चन था कि इसमें आपको फैक्चुअल डाटा पूछ रहा था। ओके, सो हमारे पास करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ए, दैट इज़ 1 ओनली। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन क्लिक केमिस्ट्री। इसके लिए इस साल नोबेल प्राइज मिला था, इसीलिए क्वेश्चन पूछ दिया यूपीएससी ने। क्लिक केमिस्ट्री के लिए हमको नोबेल प्राइज मिला था। क्लिक का मतलब क्या, चपट से चिपका दो, दो एटम को मिलाओ आपस में लाके चिपका दो, इसको बोलते हैं क्लिक केमिस्ट्री। H2O बनाना है तो क्या करो, H2 लाओ, 2 H2 लाओ, प्लस दोनों को O2 लाओ, O लाओ, उसको दोनों को जोड़ दो, उसको बोलते हैं क्लिक केमिस्ट्री। एक झटके में दोनों को चिपका दो, इसको बोलते हैं क्लिक केमिस्ट्री। It is associated with the directed evolution of enzyme, गलत। It involve creating new molecules in a more efficient manner, बिल्कुल सही। हमने बोला ना न्यू मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। It involve high resolution structure determination of biomolecules in solution, गलत गलत। It branch of chemistry which studies molecule with controllable movement, गलत।